हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ प्रोफेसर अब्दुल। इससे पहले जो प्रीवियस लेक्चर में या वीडियो में हम लोग ने जो देखा, वहाँ पे हम लोग ने डिस्कस किया अबाउट द बेसिक ऑफ अकाउंट विच इज़ यू हैव ऑलरेडी लर्न एट योर 11th स्टैंडर्ड। तो अब एक्चुअली हम 12th स्टैंडर्ड को जब स्टार्ट करेंगे तो फॉर HSC चैप्टर 9 या 7 कुछ होगा आपकी गवर्नमेंट टेक्स्ट बुक के हिसाब से, मुझे सीरीज़ याद नहीं है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज नाम है चैप्टर का, तो हम डायरेक्टली वो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। सो अब इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये चैप्टर क्यों है और इसका मतलब क्या, ये समझना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। सो फर्स्ट हम आते हैं एक्सचेंज। व्हाट डू यू मीन बाय एक्सचेंज? सो एक्सचेंज हियर मीन बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब कि ट्रेडिंग। तो जो हम लोग बाय कर रहे हैं एंड सेल कर रहे हैं, इसका मतलब एक्सचेंज कर रहे हैं गुड्स को, राइट। तो उस बाइंग एंड सेलिंग के ट्रेड रिलेशन को हम यहाँ पे एक्सचेंज बोला गया है। अब एक्सचेंज जो किया गया उसका बिल, अब बिल का मतलब ये वो बिल नहीं है जो हम सपोज दुकान में जाके कुछ सामान खरीदते हैं तो दुकान वाला जो हमको रिटर्न में देगा कि आपने ये पर्टिकुलर चीज़ ये रेट से खरीदा है इतने क्वांटिटी में, ये वो बिल नहीं है। उस बिल को हम अकाउंट्स के लैंग्वेज में इनवॉइस बोलते हैं। तो इनवॉइस अलग है और बिल अलग है। तो ये बिल क्या है, तो इससे पहले समझो कि इसकी हिस्ट्री क्या है। से फॉर एग्जाम्पल मिस्टर एक्स एक बिजनेसमैन है। अब इसके शॉप में किसी एक दिन हमारे मिस्टर वाई आ रहे हैं। अब मिस्टर वाई मार्केट में तो काफ़ी नए हैं और मिस्टर एक्स मार्केट में पुराने हैं। मिस्टर वाई ने बोला कि भाई इनको एक्स से कुछ गुड्स खरीदना है, लेकिन क्रेडिट में, क्योंकि ट्रेड में बिजनेस ज़्यादातर क्रेडिट में होता है, राइट। तो अब मिस्टर वाई ने बोला कि उसको उधार में परचेस करना है। तो मिस्टर एक्स बोलेगा भाई ये मार्केट में नया है, अब इसको गुड्स सोल्ड कैसे करे, क्या गारंटी है कि ये पैसे देगा, क्योंकि इन केस अगर इसको क्रेडिट पे सोल्ड कर दिया गया और जो भी टाइम दिया गया है सपोज 2 हफ्ते का 3 हफ्ते का, उस टाइम पीरियड बाद मिस्टर वाई ने वो पैसे नहीं दिए और भाग गया कहीं आवा, तो वो डेटर हमारा बैड डेट बन जाएगा, राइट। क्योंकि ये पैसा हम उससे रिकवर नहीं कर सकते, जो कि हमारा लॉस होगा। तो मार्केट में नया अगर कोई भी आया है तो हम उसको कैसे क्रेडिट पे सोल्ड करें। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि उसको सेल ही ना करें, क्योंकि हमको भी तो बिजनेस करना है, दुकान बंद करके थोड़ी बैठना है। सो वी हैव ऑप्शन कि जब हम उसको गुड्स सोल्ड करें, सपोज मैं उसको गुड्स सोल्ड तो कर रहा हूँ क्रेडिट पे, हमने उसको पीरियड बोला है 1 मंथ का। कितने मंथ का? 1 मंथ का। सो फॉर 1 मंथ हम गुड्स उसको सोल्ड कर रहे हैं और 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड दिया जा रहा है कि उसमें उसको पैसा रिटर्न करना है। लेकिन सिर्फ गुड्स नहीं, गुड्स के साथ मैं एक पेपर भी दूंगा। भाई वो पेपर कैसे होगा? वो पेपर स्टैम्प पेपर होता है। वो पेपर कैसे होता है? एक स्टैम्प पेपर होता है। स्टैम्प पेपर आपको सबको पता होगा, जिसपे इंडियन स्टैम्प एक्ट 1899, उस एक्ट के हिसाब से स्टैम्प पेपर, मतलब जैसे कि हम लोग ने देखा है काफ़ी लीगल एफिडेविट पेपर या एग्रीमेंट पेपर, तो जिस पर अलग अलग स्टैम्प होते हैं, वैसे अलग स्टैम्प पेपर होता है जिसके ऊपर लिखा जाएगा कि भाई 10,000 के, सपोज ये 10,000 के गुड्स हम उसको दे रहे हैं, तो 10,000 के गुड्स मैंने, मतलब कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को सोल्ड किए हैं, और मिस्टर वाई ये जो अमाउंट है ये 1 मंथ बाद पर्टिकुलर एक डेट आएगी, उस डेट पे मुझे पैसे देगा, ऐसा बोल के ये दोनों भी यहाँ पे साइन करते हैं। मतलब मिस्टर एक्स भी साइन करेगा और मिस्टर वाई भी यहाँ पे साइन करेगा। तो ऐसा एक बिल बनाया जाता है, ऐसा एक पेपर पे बनाया जाएगा, और वो पेपर इस ट्रेड का प्रूफ होगा। ये पेपर यहाँ गुड्स के साथ जाएगा। मिस्टर वाई को गुड्स रिसीव करने से पहले इस पेपर को क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एक्सेप्ट। तो जैसे ही इसने एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट करते ही ये भाई साहब, ये जो मिस्टर वाई थे, ये बन जाते हैं ड्रॉवी। अब ड्रॉवी वो कंसेप्ट मैं थोड़ा के बाद लेके आता हूँ, पहले वापस थोड़ा पीछे चलते हैं कि मिस्टर एक्स ने मिस्टर वाई को गुड्स सोल्ड किए थे क्रेडिट पे 1 महीने के लिए 10,000 पे। तो इसने एक बिल बनाया, उस बिल को गुड्स के साथ भेजा। तो जब वो गुड्स मिस्टर वाई के पास गए तो पहले उसको वो बिल को एक्सेप्ट करना पड़ा, मतलब कि साइन करना पड़ा, फिर उसको गुड्स रिसीव किए। एक्सेप्ट करने के बाद ये बिल अगेन रिटर्न आता है मिस्टर एक्स के पास, और 1 महीने तक का ये बिल मिस्टर एक्स के पास ही रहेगा। अब 1 मंथ लेटर जब ड्यू डेट, यानी जो डेट आ जाएगी जिस दिन पैसे आना बाकी है, तो मिस्टर एक्स मिस्टर वाई के पास जाएगा,
अब मिस्टर वाई रिफ्यूज़ नहीं कर सकता कि भाई आपने मुझे सोल्ड नहीं किया था या मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, क्योंकि अब हमारे पास स्टैम्प पेपर पे, लीगल पेपर पे प्रूफ है कि मिस्टर वाई ने परचेज किया था और ये इसने मुझे प्रॉमिस किया था कि इतने टाइम बाद मुझे पैसे देगा। तो ये एक लीगल प्रूफ बन गया ये पेपर। तो इसी पेपर को हम बिल बोलते हैं, एंड दिस बिल इज अ प्रूफ दैट वी हैव एक्सचेंज दिस गुड्स, इसलिए इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। तो पहले चैप्टर का मतलब समझा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होगा। अब आप और मैं ऐसा घर पे बैठे हैं, हम लोग बिजनेसमैन नहीं हैं, तो हम बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं बना सकते, क्योंकि इसको सिर्फ ट्रेडर लोग ही बना सकते हैं। आगे वो कंसेप्ट में डिस्कस करूंगा जब हम लोग डिस्काउंट कवर करेंगे। ऐसे बिल जो ट्रेडर नहीं, हम ट्रेड नहीं है, लेकिन तब अगर हम बिल बना रहे हैं तो उसको अकोमोडेशन बिल बोला जाता है, और वो बिल इलीगल है या वॉइड है। तो ट्रेड बिल मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ ट्रेडर ही कर सकते हैं, इसलिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं। तो पहले तो इसको क्या बोलते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, दूसरा उसे नाम क्या देते हैं, ट्रेड बिल। अब बिल्स ऑफ एक्सचेंज का ये कंसेप्ट समझ में आया। अब मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि भाई बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं। अगर आपको क्वेश्चन आता है कि देयर आर हाउ मेनी पार्टीज इन बिल्स ऑफ एक्सचेंज, तो आंसर इज 3। कितने पार्टीज है, 3 पार्टीज है। विच आर दे, नेमली पहला होता है ड्रॉवर। अब ड्रॉवर कौन है, जिस बंदे ने बिल बनाया है, मतलब कि जो गुड्स सोल्ड कर रहा है वो ड्रॉवर होगा। हमारे केस में मिस्टर एक्स ने बिल बनाया था क्योंकि वो गुड्स सोल्ड कर रहा है, तो मिस्टर एक्स बन जाएगा ड्रॉवर। तो ड्रॉवर कौन है, मेक अ नोट ऑफ इट। आप चाहो तो वहाँ पे लिख सकते हो अपने नोटबुक में कि ड्रॉवर इज अ पर्सन हु ड्रॉ द बिल। ड्रॉवर वो है जिसने बिल को ड्रॉ किया है, मतलब कि गुड्स को सोल्ड भी किया होगा। सेकेंड, ड्रॉवी। अब ड्रॉवी वो बंदा होता है जिसके ऊपर बिल बनाया होता है या जिसने गुड्स खरीदा होता है। जैसे कि हमारे केस में है मिस्टर वाई, तो मिस्टर वाई के ऊपर बिल बनाया गया था और मिस्टर वाई ने बिल एक्सेप्ट किया था, तो हमारे केस में ड्रॉवी कौन बन जाएगा, मिस्टर वाई। तो आप पहले एक कंसेप्ट समझ लो, द पर्सन हु ड्रॉ द बिल इज नोन एज ड्रॉवर, और ड्रॉवी इज अ पर्सन हु एक्सेप्ट द बिल, कि जिसने बिल बनाया है वो ड्रॉवर, और जिसके ऊपर बिल बनाया मतलब कि जिसने एक्सेप्ट किया है वो कौन हो जाएगा, ड्रॉवी। तो सर अभी थर्ड पर्सन कौन है, एक पार्टी तो ड्रॉवर हो गया, दूसरा ड्रॉवी हो गया, सो थर्ड पार्टी है हमारा पेई। अब पेई कौन होता है मैं बताता हूँ। पहले इस केस पे आ जाओ आप, इसे मिस्टर एक्स, सपोज 1 मंथ के बाद मिस्टर एक्स को जाना है मिस्टर वाई के पास, बट मिस्टर एक्स बहुत बिजी है, उसके पास टाइम नहीं है पैसा कलेक्ट करने के लिए। तो मिस्टर एक्स क्या करेगा, मिस्टर जेड को ये बिल दे देगा और मिस्टर जेड को बोलेगा कि भाई मिस्टर जेड मेरे बिहाफ में, मतलब कि एक्स के बिहाफ में तुम वाई के पास जाओ, ये बिल दिखाओ। जैसे तुम इसको बिल दिखाओगे ये तुमको पैसे दे देगा। अब वो पैसे लाके मिस्टर जेड वापस किसको दे देगा, मिस्टर एक्स को। तो इसमें मिस्टर जेड जो है ये हमारा बन जाता है पेई। इसका मतलब पेई इज अ पर्सन who collect money from drawee on behalf of drawer। मतलब pay is a person to whom the amount of bill is payable, कि बिल का पैसा जिसको देना होता है वो पेई होता है। अब सपोज मिस्टर एक्स ही अगर पैसा जाके लेके आ रहा है तो मिस्टर एक्स ही ड्रॉवर भी बन जाएगा और पेई भी बन जाएगा। तो ये समझ में आया। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में कितने पार्टीज होते हैं, 3 पार्टी, एक ड्रॉवर, दूसरा ड्रॉवी और तीसरा पेई। ये होने के बाद में हमको बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ नाम से सुनना है। तो कुछ नाम जानने से पहले एक इंस्ट्रूमेंट का नाम लेना चाहूँगा, जो कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। अब क्यों, सबसे पहले ये समझो, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो विच कैन बी ट्रांसफर बाय मेयर डिलीवरी, मतलब हैंड टू हैंड डिलीवरी। अभी यहाँ पे मिस्टर एक्स ने जब मिस्टर जेड को ये बिल दिया कि भाई जाके मिस्टर वाई के बिहाफ में पैसा लेके आ, तो मिस्टर एक्स ने पेपर पे कुछ नाम वगैरह कट नहीं किया, कुछ ट्रांसफ़र नहीं कराया, सिंपली बिल इसके हैंड ओवर कर दिया। बिल अगर इसको हैंड ओवर कर दिया तो वो बिल किसका हो जाता है, मिस्टर जेड का। अगर मिस्टर जेड से इनकेस चोरी हो जाता है और इन्फॉर्म नहीं किया गया इन टाइम ड्रॉवी को, और वो चोर बिल को लेके जाके ड्रॉवी के पास लेके चले जाएगा, तो पैसा उसको मिल जाएगा। सो इट मीन्स ये थोड़ा रिस्की भी है
और ये हैंड टू हैंड ट्रांसफ़र होता है। तो जो भी इंस्ट्रूमेंट हैंड टू हैंड मतलब मेयर डिलीवरी ट्रांसफ़र होते हैं, ऐसे इंस्ट्रूमेंट को हम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट बोला जाता है। और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का खुद का एक्ट है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि अमेंडेड हुआ है, कम्प्लीटली अमेंडेड हुआ है इन 2015। लेकिन अमेंडेड वाला पार्ट आपको अभी नहीं दिया गया है, आप लोगों को सिर्फ इस बारे में ही बताया गया आपके सिलेबस में। आपकी न्यू टेक्स्ट बुक में भी सिर्फ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ही बताया गया है। सो मैं उसी को कंसिडर करूँगा फिलहाल। सो ये समझ में आया कि पहले तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, जिसे हम ट्रेड बिल भी बोलते हैं, क्योंकि वो सिर्फ ट्रेडर्स करते हैं। अब वो समझने के बाद आपको ये समझना पड़ेगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज के और क्या क्या नाम है। तो भाई इट इज़ also known as, पहला, अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को इंग्लिश छोड़ के किसी और लैंग्वेज में लिखा गया तो हम उसे हुंडीज बोलते हैं। अगर बिल्स ऑफ एक्सचेंज को ड्रॉ किया गया है लेकिन अब तक उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। सब लिख के रखो, मेक अ नोट ऑफ इट कि हुंडीज कब बोलते हैं, जब उसको इंग्लिश को छोड़ के किसी और लैंग्वेज में लिखा जाए। जैसे कि अभी कोई भी चीज़ अगर गिरवी करते हैं गांव में तो बहुत पॉपुलर होता है, स्पेशली राजस्थान एंड स्टेट ऑफ गुजरात, वहाँ पे हुंडीज बहुत बनाए जाते हैं। फिर ड्राफ्ट तो मैंने बोल दिया कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करने से पहले उसे हम ड्राफ्ट कहते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा कि फॉरेन बिल, कि अगर बिल ड्रॉ इंडिया में किया गया है लेकिन एक्सेप्ट इंडिया के बाहर किया गया है, या तो फिर ड्रॉ इंडिया के बाहर किया गया और एक्सेप्ट इंडिया में किया गया है, तो ऐसे केसेस में मतलब ड्रॉवर या ड्रॉवी दोनों में से कोई एक पार्टी या दोनों भी पार्टी आउट ऑफ इंडिया है या आउट ऑफ एक कंट्री है, तो ऐसे बिल को हम क्या नाम देते हैं, फॉरेन बिल। तो ये पहले हो गया बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता क्या है। सो लेट्स क्विक रिकैप कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब करते हैं, इन केस ऑफ क्रेडिट सेल। जब क्रेडिट सेल होगा तो सिक्योरिटी के लिए कि हमको बैड डेट्स ना, इसलिए बिल ड्रॉ करते हैं। कौन ड्रॉ करता है, जिसने गुड सोल्ड किया है। जिसने गुड सोल्ड किया वो होगा ड्रॉवर, जिसने परचेज किया, जिसने बिल एक्सेप्ट किया उसको हम बोलेंगे ड्रॉवी। थर्ड पर्सन जो पैसा कलेक्ट करने वाला है उसका हम कहेंगे पेई। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में 3 पार्टीज इन्वॉल्व है, जिसका नाम ड्रॉवर, ड्रॉवी, पेई है। इसके अलावा बिल्स ऑफ एक्सचेंज स्टैम्प पेपर पे किया जाता है। बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब बनाया जाता है तो ये बनाने के बाद में इसको एक्सेप्ट करने तक इसे ड्राफ्ट कहा जाता है। एक बार एक्सेप्ट हो गया तो उसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज या ट्रेड बिल बोला जाएगा। अगर इंग्लिश छोड़ के किसी और लैंग्वेज में तो उसे हुंडीज कहेंगे, और अगर इंडिया के बाहर उसे ड्रॉ किया गया है तो उसे हम फॉरेन बिल कहा जाएगा। इतना समझने के बाद में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में थोड़ा और इन डिटेल कंसेप्ट आते हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब वो क्या होता है, सबसे पहले होता है एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, ड्यू डेट। क्या आपने कभी ये डेट देखा है, ड्यू डेट? ये सबकोर्स आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल पे ही होता है कि आपको एक डेट दी जाती है और वहाँ लिखा होता है ड्यू बाय। इसका मतलब क्या होता है कि ये जो भी डेट होती है आपको उसका पेमेंट ऑन और बिफोर दैट डेट करना होता है। ऑन और बिफोर का मतलब क्या हो गया कि भाई या तो जिस दिन वो डेट दी गई है उस दिन पेमेंट करो, या उससे पहले, उसके बाद नहीं चलेगा, पेनल्टी लगेगी एंड ऑल। तो ऑन और बिफोर मतलब ड्यू डेट। तब ये ड्यू डेट होता क्या, ये समझो कि से फॉर एग्जांपल मैंने बिल बनाया है 1 मार्च 2020 को। ये बिल मैंने ड्रॉ किया है 1 मार्च 2020 को, और दिस इज फॉर 2 मंथ। तो ये जो बिल बनाया गया है 2 मंथ्स के लिए बनाया गया है, तो इसका पीरियड 2 महीने का है, 2 महीने का है। तो मुझे कोई बता सकता है कि इसका ड्यू डेट क्या आएगा? तो पहले तो 2 महीना मतलब भाई 2020 का 20 रहेगा, मार्च का मई हो जाएगा, और 1 तारीख का 1 तारीख होगा? नहीं, 1 तारीख का 1 तारीख नहीं होगा, क्योंकि जब हम ड्यू डेट कैलकुलेट करते हैं तो हमको 3 एक्स्ट्रा डेज देना पड़ता है, जिसे हम 3 ग्रेस डेज बोलते हैं। कि वाई whenever you are calculating a due date for a bills of exchange, always remember you have to give 3 extra days, उसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेस डेज। तो अभी यहाँ 1 तारीख के बाद में 3 दिन अगर देते हैं तो 2, 3 और 4, तो इसका मतलब हमारा ड्यू डेट बन जाएगा 4 मई 2020। सिमिलरली 15 फेब 2020 अगर है और बिल बना जा रहा है 3 मंथ्स के लिए, तो हमारा ड्यू डेट क्या होगा? एनीवन?
फेब के बाद 3 मंथ जो होगा वो क्या होगा, अप्रैल मई एंड जून। अप्रैल मई एंड जून या मार्च अप्रैल मई होगा। डेट क्या होगा 15 के बाद, 16, 17 एंड 18। तो हमारा 18 मई 2020 विल बी आवर ड्यू डेट। नाउ थोड़ा और इन डिटेल जाते हुए, सपोज मैं बिल बना रहा हूँ 12th जुलाई 2020 एंड दिस बिल इज अ पीरियड ऑफ 1 मंथ। तो इसके बाद क्या आएगा भाई, 2020 ही रहेगा। जुलाई का हो जाएगा अगस्त, और 12 की बाद क्या आता है 13, 14 और 15, मतलब 15 अगस्त। बट 15 अगस्त नहीं होगा, ड्यू डेट 14 अगस्त होगा। क्यों? अगेन इंपॉर्टेंट, जब आप ड्यू डेट कैलकुलेट करोगे तो आपको 3 ग्रेस डेज एक्स्ट्रा डे तो देना है, लेकिन अगर 3 एक्स्ट्रा डेज देने के बाद अगर आपका ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे आता है, पब्लिक हॉलीडे हमारे यहाँ 2 दिया गया है, हमारा गणपति, दिवाली, ईद, मुहर्रम ऐसा कुछ नहीं है। पब्लिक हॉलीडे इज 15th of August, दैट इज इंडिपेंडेंट डे, एंड 26th of Jan, दैट इज रिपब्लिक डे। तो अगर हमारा डेट 15th अगस्त या 26 जैन होता है तो हम उससे एक दिन पहले क्या कर लेंगे, हमारा ड्यू डेट कंसिडर कर लेंगे। ओके, तो ये ड्यू डेट से रिलेटेड इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। तो अभी मैं जस्ट एक पूछता हूँ कि अगर सपोज 23 दिसंबर 2019 को मैं 1 मंथ का बिल बना रहा हूँ, तो फिर मेरा नेक्स्ट ड्यू डेट क्या होगा 2020 जैन। 23 के बाद 4, 5, 6, 26 आ रहा है, तो 26 नहीं लेंगे हम, 25 लेंगे। तो ये होता है ड्यू डेट का कैलकुलेशन। इतना इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आपके इंट्रोडक्शन लेक्चर के लिए इनफ है। इसके आप में 2-3 मार्क्स के ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके पेपर में, दैट इज इनफ फॉर दिस। सो इसके बाद हम डिस्कस करेंगे स्पेसिमेंस ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, और स्पेसिमेन के बाद विल गो फॉर जर्नल एंट्रीज।